नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़ और आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आइए देख लेते हैं हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली से ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का करेंगे शुभारंभ। जन समूह को भी करेंगे संबोधित। गांव बढ़े तो देश बढ़े है महोत्सव का आदर्श वाक्य। कामकाजी महिलाओं को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज देंगे बड़ा उपहार। नई दिल्ली में महिला छात्रावास सुषमा भवन का करेंगे उद्घाटन। पशु चिकित्सा केंद्र राष्ट्र को करेंगे समर्पित। पूरा उत्तर भारत भयंकर ठंड की चपेट में। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे के कारण दृश्यता शून्य। पहाड़ों में अत्यधिक बर्फबारी के साथ वर्षा का अनुमान। सिडनी टेस्ट का आज दूसरा दिन। पहली पारी में लड़खड़ाई ऑस्ट्रेलियाई टीम। भारत ने पहली पारी में बनाए 185 रन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर पीएम मोदी उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। ग्रामीण भारत की उद्यमशीलता की भावना और सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाते हुए महोत्सव आज से 9 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। इसका विषय विकसित भारत 2047 के लिए एक समावेशी ग्रामीण भारत का निर्माण और आदर्श वाक्य गांव बढ़े तो देश बढ़े है। महोत्सव का उद्देश्य विभिन्न चर्चाओं, कार्यशालाओं और दक्षता के माध्यम से ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ाना, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाना और ग्रामीण समुदायों में नवाचार को बढ़ावा देना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में महिला छात्रावास सुषमा भवन का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही पशु चिकित्सा केंद्र भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस महिला छात्रावास को एनडीएमसी के द्वारा निर्मित किया गया है। यह भवन आधुनिक सुविधाओं और महिलाओं के लिए सुरक्षित आवास की दृष्टि से डिजाइन किया गया है। भवन को पर्यावरण संरक्षण के अनुकूल भी बनाया गया है। इसे खासतौर पर कामकाजी महिलाओं के लिए तैयार किया गया है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के पास बिजली विभाग की नोटिस का जवाब देने का आज अंतिम दिन है। जवाब नहीं देने पर आरसी भेजकर सपा सांसद से 1,91,91,00,000 रुपए वसूले जाएंगे। बिजली विभाग के अनुसार जो जुर्माना सांसद जियाउर रहमान बर्क पर लगाया है उसे वसूलने के लिए बिजली विभाग ने सेक्शन 3 के तहत 15 दिन का नोटिस दिया था। अगर नोटिस मिलने के बाद तय सीमा में बर्क जुर्माना नहीं भरते तो बिजली विभाग सेक्शन 5 के तहत डीएम को पत्र लिख वसूली के लिए कह सकता है। इसके बाद डीएम अपनी कार्रवाई कर सकते हैं। बर्क पर आरोप है कि उन्होंने मीटर की रीडिंग लेने पहुंचे बिजली विभाग के कर्मचारियों को धमकी दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में साफ किया है कि सीबीआई को राज्यों में तैनात केंद्र के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए राज्य सरकारों की अनुमति लेना अनिवार्य नहीं है। अदालत ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश को पलटते हुए यह फैसला दिया है जिसमें भ्रष्टाचार के मामले में 2 केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सीबीआई जांच को रद्द कर दिया गया था। मामले में आरोपी ने सीबीआई के अधिकार क्षेत्र को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका में दलील दी गई थी कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के तहत अविभाजित आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के विभाजन के बाद आंध्र प्रदेश पर खुद ब खुद लागू नहीं होती। उच्च न्यायालय ने आरोपियों की दलीलों को स्वीकार करते हुए उनके खिलाफ सीबीआई की ओर से दर्ज मुकदमा खारिज कर दिया था। योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष रहे मोंटेक सिंह आहलूवालिया नई पेंशन नीति पर कांग्रेस को आईना दिखा रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार की नई पेंशन योजना नीति को सही बताया है। मोंटेक सिंह आहलूवालिया ने वाजपेयी सरकार में पेंशन संबंधी लिए गए फैसले को भी सही बताया। मोंटेक सिंह ने स्पष्ट किया, दोबारा से पुरानी पेंशन योजना की ओर जाना गलत फैसला है।
कांग्रेस नेतृत्व हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों की विधानसभा चुनाव के दौरान पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का वायदा प्रमुखता से किया था। हालांकि हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में चुनाव जीतने के बाद भी कांग्रेस अब तक योजना को लागू नहीं कर पाई है। Pension scheme which is based on pay as you go, that is, you make pension demands and you don't make any provision for it, and the government simply pays the pension as and when it falls due. This is a very bad idea, and I remain of that view. I think the fact that we moved away from that scheme to the new pension scheme, and that was actually done during the Vajpayee government, I think that was the right decision. Throughout the UPA, it continued. That was the right decision. As far as the central government is concerned, it still continues. It's the states, however, which seem to be now, some of them are dithering and going back to the old scheme. Well, I mean, I think it's a mistake, and we will see how well they do. प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हो रही है। वहीं इसका समापन 26 फरवरी को होगा। इस दौरान करोड़ों की संख्या में साधु संत और श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। माना जाता है कि महाकुंभ के दौरान ग्रह और नक्षत्रों की विशेष स्थिति के कारण संगम का जल चमत्कारिक हो जाता है। वहीं अखाड़ों का महाकुंभ में आने का क्रम जारी है। नए साल का सबसे पहला और सबसे बड़ा आयोजन है महाकुंभ। इस बार प्रयागराज में 40 करोड़ लोगों के महाकुंभ में शामिल होने की संभावना है। अखाड़ों की धर्म ध्वजा स्थापित हो चुकी है। अब सिर्फ 13 जनवरी का इंतजार है, जब पहले स्नान पर्व के साथ महाकुंभ की शुरुआत होगी। इस बीच महाकुंभ नगर में सनातन धर्म के ध्वजवाहक अखाड़ों के प्रवेश का सिलसिला पूरी भव्यता और आस्था के साथ जारी है। इसी क्रम में श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हाथी घोड़ों के साथ ऊंट और रथ पर सवार होकर अखाड़ों के संत शामिल हुए। सबसे आगे नागा साधु चल रहे थे, जो रास्ते भर युद्ध कौशल की कला का प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान रास्ते में सड़क किनारे खड़े लोग नागाओं और साधु संतों, महंतों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत करते हुए उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर रहे थे। इस शोभा यात्रा में काशी से आए ब्राह्मण डमरू बजाकर यात्रा की शोभा बढ़ा रहे थे। वहीं महिलाएं भी कलश लेकर यात्रा में आगे आगे चल रही थीं। हमारी भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति दुनिया में सबसे श्रेष्ठ संस्कृति है। उससे बढ़कर आज दुनिया में कुछ नहीं। आज पूरा विश्व इस बात को मान चुका है कि अगर कहीं कुछ मिल सकता है तो भारतीय सनातन संस्कृति से मिल सकता है। हमारी आज पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी की ये पेशवाई प्रवेशाई निकल रही है और बड़ी भव्य रूप में बहुत बड़े बड़े महामंडलेश्वर इसमें आए हुए हैं। दूसरी तरफ महाकुंभ को अलौकिक, भव्य और विशाल बनाने के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। इसी कड़ी में महाकुंभ नगर में अलग अलग प्रकार के 351 से अधिक अग्निशमन वाहन, 2000 से अधिक ट्रेंड मैन पावर, 50 से अधिक अग्निशमन केंद्र व 20 फायर पोस्ट बनाए गए हैं। प्रत्येक अखाड़ों के टेंट्स को फायर फाइटिंग इक्विपमेंट से भी लैस किया जा रहा है, जबकि अग्निशमन व आपात सेवा विभाग एडवांस्ड फीचर्स युक्त 4 आर्टिकुलेटिंग वाटर टावर का भी मेला क्षेत्र में इस्तेमाल करेगी। अग्निशमन एवं आपात सेवा एडीजी पद्मजा चौहान ने बताया कि फायर फाइटिंग बोट से कुंभ मेला क्षेत्र में आग लगने की घटना को हम जल्द रोक पाएंगे। बहुत सारे नए गाड़ियां हमने लिया है, जो एक मल्टी डिजास्टर व्हीकल लिया है, जो अलग अलग प्रकार के डिजास्टर्स में हमारे रेस्क्यू टूल्स है। उसमें बाइक से, हमारे एटीवी से और एफक्यूआरवी से, इन सभी के साथ हम फायर फाइटिंग में बेटर इक्विप्ड है। अब की बार पानी के फायर बोट्स हमने लिए, फायर फाइटिंग बोट, जो पानी में रहते हुए फायर फाइटिंग करने में हमको मदद करेंगे। गौरतलब है कि महाकुंभ के जरिए इस बार पूरी दुनिया भारत की भव्य विरासत की ताकत को देखेगी, जहां आस्था, भक्ति और आध्यात्म के संदेश को नई पीढ़ी आत्मसात करते दिखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की तैयारियों को लेकर भारतीय रेल दिन रात काम कर रहा है। 3000 से ज़्यादा विशेष ट्रेनों के परिचालन के अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल समेत अनेक राज्यों के लिए छोटी दूरियों के लिए मेला स्पेशल ट्रेन भी चलाई जा रही हैं। साथ ही रेलवे स्टेशन पर मिनी अस्पताल के जरिए यात्रियों की सेहत का ध्यान भी रखा जा रहा है। भारतीय रेल डिजिटल ऐप के माध्यम से तमाम जानकारियां श्रद्धालुओं को मुहैया कराने में जुटा है।
रेलवे के खास तैयारियों पर डीडी न्यूज़ ने प्रयागराज में नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के CPRO शशिकांत त्रिपाठी से विशेष बातचीत की। आध्यात्म, ज्ञान और संस्कृति की नगरी प्रयागराज ऐतिहासिक महाकुंभ का गवाह बन रही है। क्या क्या खास तैयारियां हैं भारतीय रेल के द्वारा, इस पर हम बात करेंगे। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के CPRO शशिकांत त्रिपाठी हमारे साथ अभी प्रयागराज जंक्शन पर मौजूद हैं। क्या खास तैयारियां हैं इस बार 2019 के मुकाबले, इस बार अगर देखें तो? देखिए, भारतीय रेल पूरी तरह से तैयार है महाकुंभ के अपने यात्रियों के स्वागत के लिए, उनको ले जाने के लिए उनके गंतव्य तक। अगर हम इसको डिवाइड करें तो हम सबसे पहले बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में हम लोगों ने बहुत सारे कार्य किए हैं। इस जंक्शन पर अगर बात करें तो क्या मूलभूत जो सुविधा है उसके अलावा आपने कौन कौन सी सुविधा बहाल करने की कोशिश की है? देखिए, हम यहाँ पे सबसे पहला हमारा जो मेला के समय कार्य होता है वो यात्रियों को सेग्रीगेट करना, ताकि चूंकि यहाँ से मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट है तो लोग मिक्स ना हो, इसलिए हम लोगों ने 4 यात्री आश्रय शेडों का निर्माण किया हुआ है। और ये यात्री आश्रय शेड डिफरेंट कलर में कोडेड हैं, जो डायरेक्शन वाइज ट्रैफिक को सेग्रीगेट करते हैं। हमने अपना एक कंट्रोल रूम बनाया हुआ है जो न केवल इस परिक्षेत्र के जो 9 स्टेशन हैं उनसे जुड़ा हुआ है, वहाँ का लाइव फीड यहाँ पे आ रहा होगा, बल्कि पहली बार इसको इंटीग्रेट किया गया है जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का जो कंट्रोल रूम है उससे भी। 3000 से ज़्यादा स्पेशल ट्रेनें भारतीय रेल चला रही हैं, लेकिन जो इलाहाबाद, प्रयागराज आसपास के जो इलाके हैं या फिर बंगाल है, बिहार है, इसके लिए कुछ मेला स्पेशल ट्रेनें चलाने की भी योजना? बिल्कुल, हम लोग 3000 के लगभग मेला स्पेशल ट्रेनें चला रहे हैं। टोटल अगर बात करें तो हम 13000 ट्रेनें चला रहे हैं, जिसमें 3000 केवल मेला विशेष गाड़ियाँ हैं। ये मेला विशेष गाड़ियों में कुछ ट्रेनें हमारी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन भी हैं, जैसे लगभग जो 700 का एक नंबर है, जो हमारी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन है, जो देश के कोने कोने से लोगों को यहाँ तक लेके आएंगी। जो डुबकी लगाने के लिए जो मुसाफिर आएंगे उनकी दिक्कतों को सहूलियत में बदलने के लिए भारतीय रेल तत्पर दिखाई पड़ेगा। कैमरामैन संदीप के साथ प्रयागराज से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। और बुलेटिन में समय एक छोटे से ब्रेक का। आज सुनो, खाने में कोई स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल, सस्ते वाले दाल मसाले, स्वाद हुआ बेकार, एकदम बकवास। इधर कीमती लाल को देखो, खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। समझे किफायती लाल। क्या निराला MDH मसाला। मैसेज आया है कि ऐप डाउनलोड करके इन्वेस्ट कर लो, रातों रात शेयर के भाव डबल हो जाएंगे। कर लो डाउनलोड, अगर पैसे से हाथ धोना हो तो। डॉक्टर रोगी कुमार, MBBS हूँ, MURKH नहीं हूँ। याद रहे, UPI कहता है अगर कोई आसान कमाई का लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। अब लोन प्रोसेसिंग में इतनी देरी, ये सब ना तुमसे नहीं होगा। लो तुम ही कर लो। देखो तुम कुछ मत बोलो लेकिन। इधर आओ, क्या बात? फाइनेंशियल एसेट्स का प्रमाण देना है, इस वजह से लोन अटका है। देखो, अकाउंट एग्रीगेटर से जुड़ो। अकाउंट एग्रीगेटर बैंक इत्यादि के पास उपलब्ध आपकी वित्तीय जानकारी को आपकी स्पष्ट सहमति से ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं से साझा करता है। पापा, इट वाज सो इजी। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत। छत्तीसगढ़ का दक्षिणी इलाका देश के सर्वाधिक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में गिना जाता रहा है, लेकिन अब इस इलाके की तस्वीर बदल रही है। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार नक्सलियों का गढ़ कहे जाने वाले बस्तर में विकास कार्य के लिए करोड़ों रुपए की सौगात दे रही है। आइए देखते हैं यह खास रिपोर्ट। कभी नक्सलियों का गढ़ कहे जाने वाले बस्तर आज अपने नए कलेवर में दिख रहा है। सुंदर प्राकृतिक परिवेश, समृद्ध जनजातियां, संस्कृति और विकास की रफ्तार पर सवार बस्तर को भाजपा सरकार उसका पुराना वैभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध दिख रही है। इस कड़ी में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर में 356 करोड़ रुपए से अधिक की 288 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया।
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के तहत हितग्राहियों को 1,55 लाख रुपए से अधिक की राशि के चेक और सामग्री भी वितरित की। इस दौरान मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बस्तर अंचल की तरक्की और उन्नति के लिए राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। 356 करोड़ रुपए के विकास कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न किए। 1.5 करोड़ से ज़्यादा रुपए का चेक और सामान वितरण हितग्राहियों को किए हैं। कार्यक्रम के दौरान बस्तर में 15,000 प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए योजनाएं और पीएम स्कूल योजना जैसी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। वहीं बस्तर की पहचान को पुनः स्थापित करने के लिए राज्य सरकार ने पर्यटन, विकास कार्यों और जनजातीय संस्कृति के संरक्षण पर जोर दिया। तेजी से विकास हो रहा है और आपके ये जो बस्तर है, यहां भी हम लोग 1 साल में कहीं ना कहीं शांति व्यवस्था बहाल करने में हम लोग कामयाब हुए हैं। लगातार सुरक्षा कैंप खुल रहे हैं और नियत नेला नार योजना के माध्यम से 17 विभाग और 53 सरकारी योजना को उस क्षेत्र में हम लोग पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जोर देते हुए कहा कि हमने पिछले 1 साल में बस्तर की मूल पहचान वापस देने का कार्य किया है और इसी की बदौलत आज बस्तर की प्रशंसा केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रही है, जिसका गवाह धुड़मारास गांव है, जिसे संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन ने दुनिया के 20 सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में सम्मिलित किया है। छत्तीसगढ़ राज्य का दक्षिणी इलाका देश के सर्वाधिक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में गिना जाता रहा है। राज्य बनने के बाद से ही नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ राज्य की विकास की दिशा में सबसे बड़ी बाधा थी, लेकिन वर्तमान में छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में पुरजोर काम कर रही है, जिसके बेहद सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं और नक्सलियों का गढ़ कहे जाने वाले बस्तर में सरकार द्वारा विकास कार्य किए जा रहे हैं। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, छत्तीसगढ़। और आइए अब आपको मध्य प्रदेश से आई एक अच्छा संदेश देने वाली खबर दिखाते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने अपने संसदीय क्षेत्र टीकमगढ़ स्थित आवास पर एक कागज चस्पा किया है, जिस पर लिखा है, कृपया पैर न छुएं। उनका कहना है कि जनता की सेवा करना जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होता है, इसलिए जनता को अपने काम करवाने के लिए नेता के पैर नहीं छूने चाहिए। अपनी शालीनता और सरलता के कारण मध्य प्रदेश की राजनीति में अपना अलग स्थान रखने वाले टीकमगढ़ लोकसभा के सांसद और मोदी सरकार में सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक को बुंदेलखंड का दलित गांधी भी कहा जाता है। अब डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने लोगों को सख्त हिदायत देते हुए अपने ऑफिस और घर में नोटिस लगाए हैं, जिसमें लिखा है कि पैर पड़ना सख्त मना है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार का मानना है कि लोकतंत्र में सभी जनप्रतिनिधि जनता के द्वारा चुने जाते हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम जनता का सम्मान करते हुए उनके काम करें। पैर अपने माँ बाप के छुएं जो पूजनीय हैं। पैर गुरुओं के छुए जाते हैं, पैर माँ बाप के छुए जाते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और देश को आत्मनिर्भर बनाने में सभी का सामूहिक प्रयास, सब समाज को लिए साथ में आगे बढ़ते जाना, ये शुरुआत मैंने कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आने वाला पैर नहीं छुएगा, इस भावना के साथ में इसको अपने कार्यालय से शुरू किया है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की इस पहल को लोग समाज के लिए एक अच्छा उदाहरण मान रहे हैं। हालांकि डॉक्टर वीरेंद्र कुमार लंबे समय से केंद्र में मंत्री रहने के बावजूद भी टीकमगढ़ में अपने सादगी भरे जीवन जीने के लिए भी चर्चाओं में रहते हैं। चुनाव के पहले नेता जनता के बीच जाते हैं, वोट लेने के लिए जनता के पैर छूते हैं और चुनाव जीतने के बाद जब जनता को काम होता है नेताजी से, तो वो नेताजी के पास जाकर उनकी चरण वंदना करती है, अपने काम करवाने की कोशिश करती है। लेकिन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने एक संदेश दिया है कि जनता भगवान होती है और भगवान से पैर नहीं छुआए जाते, भगवान की सेवा की जाती है। कैमरामैन गौरव निरगुटकर के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़, भोपाल। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में नित नए सफल इलाज हो रहे हैं। आईएमएस के डॉक्टरों ने यहां एक छोटे बच्चे के हृदय रोग का इलाज किया है।
ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने संसदीय क्षेत्र और IMS BHU के लिए किए जा रहे प्रयासों का सफल उदाहरण है। आइए देखते हैं यह विशेष रिपोर्ट। ये छोटी बच्चियां अपने अभिभावकों के साथ खुश हैं क्योंकि इन्हें एक बड़ी बीमारी से निजात मिली है और वो बीमारी है हृदय की। इन्हें दिल्ली के एम्स जाना पड़ता था, अब वह BHU के IMS में उपलब्ध हो गई है। पलक को हार्ट में थोड़ा प्रॉब्लम था तो हमने इनका 2D को कराया। डॉक्टर प्रतिभा राय द्वारा इन्होंने बताया कि इनके हार्ट में होल है, इनको डिवाइस लगाना पड़ेगा। हमने PM CM फंड के द्वारा पलक का ऑपरेट कराया। प्रतिभा राय के हाथों द्वारा हमारी पोती अदिति यादव का दूसरा जीवन दान मिला। हमारी बेटी है, PM CM फंड से ऑपरेशन हुआ है हार्ट का। मेरा ऑपरेशन हुआ है हार्ट का। मैं बड़ी होकर प्रतिभा मैम जैसी बनूंगी। ये वही डॉक्टर हैं जिन्होंने अभी यहाँ कुछ महीने पहले BHU में ज्वाइन किया है। उन्होंने छोटे बच्चों के हृदय का ऑपरेशन करके उन्हें ठीक किया है और अपने विभाग के साथ साथ IMS का भी मान बढ़ाया है। हमने 20 से 22 बच्चों का हार्ट में डिवाइसेस लगाए हैं और ये सब ओपन हार्ट सर्जरीज नहीं होती है, ये कैथेटर बेस्ड सर्जरी होती है जिसमें बच्चे को 1 दिन पहले हम एडमिट करते हैं और डिवाइस लगा के 2 से 3 दिन के अंदर डिस्चार्ज कर देते हैं और उसके बाद बच्चा ऑलमोस्ट पूरी तरह से नॉर्मल रहता है। IMS का कार्डियोलॉजी विभाग अब मरीजों के लिए एक आशा की किरण बनकर उभरा है। ये विभाग कई तरह की हृदय से संबंधित बीमारियों का इलाज कर रहा है और ये पूरे प्रदेश में इस तरह का इकलौता हॉस्पिटल है। हृदय से संबंधित हर तरीके का बीमारियों का इलाज हो रहा है, जिसमें कि अब छोटे बच्चों का भी इलाज जो कि जन्मजात हृदय रोग से ग्रसित होते हैं, जिसमें कि हृदय में छेद होना या वॉल्व की प्रॉब्लम होना, जो कि काफ़ी बड़े तादाद में इस पूर्वांचल एरिया में देखा गया है और जिनका सही समय पे पहले उपचार नहीं हो पाता था, वो भी अब संभव हो गया है। सभी को स्वस्थ बनाने और सब तक समुचित इलाज पहुंचाने की जो प्रधानमंत्री की सोच है, वो BHU, IMS, एम्स के सहयोग से पूरा होने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इस संबंध में संस्थान का एम्स के साथ MOU साइन होना एक बड़ा कदम है। हमारा जो MOU हुआ था उसमें भी एम्स जैसी सुविधाएं यहाँ होने के लिए कहा गया है और एम्स के साथ हमारा कोलैबोरेशन भी है। वहाँ की टीम भी आई थी, उन्होंने देखा भी यहाँ पर और उन्होंने पूर्णतः सहयोग करने की बात कही। इसी क्रम में उन्होंने जो हमारी लाइब्रेरी है उसको देखा और अपने यहाँ की लाइब्रेरी से संबद्ध भी किया है। यह हॉस्पिटल लोगों के जीवन में खुशियां तो ला ही रहा है, साथ ही आयुष्मान योजना, PM रिलीफ फंड और CM रिलीफ फंड भी लोगों को जीवन दान देने का काम कर रहा है। अच्छी फैकल्टी आने के कारण BHU के आसपास के जिलों और प्रदेशों के लोग यहाँ पर मेडिकल की अच्छी सुविधा पा रहे हैं। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज, वाराणसी। और उत्तर भारत के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। आज सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिससे कई इलाकों में दृश्यता शून्य बनी रही। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में कोहरे से वाहनों की आवाजाही बाधित रही और दिल्ली हवाई अड्डे पर उड़ानें भी प्रभावित हुईं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब समेत उत्तर पश्चिम और मध्य भाग में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में घने कोहरे और शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में रात और सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में रविवार और सोमवार को तेज बारिश का अनुमान है। वहीं पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तराखंड में भी कल गरज के साथ मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले 2 दिनों में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में तेज बारिश और बर्फबारी होने की संभावना व्यक्त की है। दक्षिण पश्चिमी कोलंबिया में एक राजमार्ग पर चल रही बस के सड़क से उतरकर खाई में गिर जाने से लगभग 13 लोगों की मौत हो गई और 28 अन्य घायल हो गए। यह दुर्घटना बोगोटा से 570 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में नारिनो विभाग के तांगुआ नगरपालिका के पास हुई है। यह बस कैली शहर से पर्यटकों के एक समूह को लेकर इक्वाडोर की सीमा के पास स्थित लॉस लाजास के
ओवर लेडी ऑफ द रोजरी की ओर रवाना हुई थी। परिवहन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार कोलंबिया में सड़क दुर्घटनाओं में प्रतिवर्ष लगभग 8,000 लोग मरते हैं। सिडनी में जारी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सीरीज के 5वें और आखिरी मुकाबले की पहली पारी में ऑस्ट्रेलियाई टीम मैदान पर है। ताज़ा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट के नुकसान पर 96 रन बना लिए हैं। मैच के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत बेहद खराब रही। मैच शुरू होते ही ऑस्ट्रेलिया को दूसरा झटका लाबुशेन के रूप में लगा। उन्हें बुमराह ने पंत के हाथों कैच कराया। इसके बाद मोहम्मद सिराज ने एक ही ओवर में कॉन्स्टास और ट्रेविस हेड को आउट किया। इससे पहले दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 1 विकेट पर 9 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया का पहला विकेट उस्मान ख्वाजा के रूप में गिरा, जो 2 रन बनाकर बुमराह की गेंद पर आउट हुए। मुकाबले के पहले दिन पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम 185 रन पर सिमट गई। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।